राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम जीके पीवाईक्यू सीरीज़ लगाने वाले हैं जो कि रहने वाली है 10 सितंबर की लास्ट शिफ्ट की 25 क्वेश्चन। मैं आपको कोशिश करूँगा कि जिस तरह से मैं पढ़ता हूँ, चीज़ों को याद करता हूँ, उसी तरह से मैं आपको हर टॉपिक जो है वो क्लियर और सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारा जो थीम श्लोक है, जैसा कि मैं आपको पहले भी लेक्चर्स में बता चुका हूँ, यही रहने वाला है थ्रू आउट दी सेशंस। इसको आप याद कर लो तो और भी अच्छी बात है। ये आपको पक्का हेल्प करेगा लॉन्ग टर्म में, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसी श्लोक के साथ हम बढ़ते हैं आगे, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आज के सेशन का, जो कि रहने वाला है रुद्रसेन second of which of the following dynasties married Prabhavati Gupta, the daughter of Chandragupta II of the Gupta dynasty? तो अब इससे पहले हम ये क्वेश्चन का आंसर दें, मैं आपको सीक्वेंस बता देना चाहता हूँ कि किस तरह से डायनेस्टी आई गुप्ता के बाद। गुप्ता के बाद की हम बात करेंगे। तो गुप्ता के बाद जो डायनेस्टीज आई वो थी पुष्यभूति, हर्षवर्धन वाली, पुष्यभूति के बाद आए बादामी चालुक्य, चालुक्य लिख लीजिए, ठीक है। फिर पल्लव आए और पल्लव के बाद राष्ट्रकूट डायनेस्टी आई, राष्ट्रकूट, ठीक है। अब गुप्ता के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? गुप्ता के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनके फाउंडर कौन थे। तो इनके फाउंडर थे श्रीगुप्त, लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे सीक्वेंस में, फाउंडर थे श्रीगुप्त। और साथ साथ घटोत्कच भी मान लेते हैं जो कि इनके सेकंड किंग थे, या ये मान लो कि दोनों ने फाउंड किया, ऐसा भी कहीं लिखा हुआ है बुक्स में, ठीक है। आपको बस याद रखना है कि श्रीगुप्त इनके फाउंडर थे। उसके बाद आए चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद आए समुद्रगुप्त, फिर आए चंद्रगुप्त सेकंड जिन्होंने अपनी बेटी की शादी करी, किससे, तो वो मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद आए कुमारगुप्त और फिर स्कंदगुप्त। जितने भी रूलर्स थे गुप्ता के, ठीक है, वो पावरफुल थे, ये तो आपको मानना होगा, ठीक है। और सबसे संबंधित कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे चंद्रगुप्त फर्स्ट से संबंधित क्या पॉइंट है कि इन्होंने टाइटल लिया महाराजा धीराज का, महाराजा धीराज का टाइटल लिया, ठीक है। इन्होंने सबसे ज़्यादा कॉइन्स चलाए अपने टाइम के, मोस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स, और कॉइन्स, गोल्ड कॉइन को इनके एरा में क्या बोला गया? दिनार बोला गया। क्या बोला गया? दिनार। ये चीज़ याद रखनी है। रुपया किसने चलाया था? याद होगा आपको, रुपया चलाया था शेरशाह सूरी ने, ठीक है। रुपया टर्म जो है कॉइन्स के ऊपर वो शेरशाह सूरी लेके आया था, ये चीज़ आपको याद होगी, ठीक है। समुद्रगुप्त से रिलेटेड क्या है, इनके टाइटल्स भी आपको पता होना चाहिए। इन्होंने टाइटल्स दिए कविराज का, और इन्हें सर्वराज उच्छेदता का भी टाइटल मिला, सर्वराज उच्छेदता का भी टाइटल मिला। और इन्हें क्या बोलते हैं, नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा गया, नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा गया। किसके द्वारा? तो ये कहा वी ए स्मिथ ने, वी ए स्मिथ ने, ये भी आपको याद होना चाहिए। इनसे रिलेटेड एक पिलर इंस्क्रिप्शन है जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति, जो कि इलाहाबाद में है। प्रयाग प्रशस्ति किसने बनवाया था, किसने बनाया था? इसकी है हरिसेन ने बनाया, ठीक है। और ये चीज़ इनको आपके उनकी ये भी पता होनी चाहिए कि इन्होंने 24 बैटल लड़े, जिसमें से 24 के 24 जीते, एक बार भी ये हारे नहीं, इसलिए इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया। और एक चीज़ याद रखनी है कि इन्होंने सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ जो है वो, अरे यज्ञ यार, ठीक है, परफॉर्म किया सबसे पहली बार, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के ऊपर। चंद्रगुप्त सेकंड से आपको क्या याद आना चाहिए कि इन्होंने टाइटल लिया विक्रमादित्य का, विक्रमादित्य का टाइटल लिया, ठीक है। ये पहले राजा थे जिन्होंने फर्स्ट
टू इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन, ये याद होना चाहिए। ठीक है, इनसे रिलेटेड भी एक पिलर इंस्क्रिप्शन है, वो है मेहरौली का, मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन। ऐसी क्या खास बात है मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन में कि इसमें आज तक कभी जंग नहीं लगी, नो रस्टिंग वाला है ये। ठीक है, और चंद्रगुप्त फर्स्ट सेकंड के टाइम पे ही फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर आया था, जिसका क्या नाम था, जिसका नाम था फाहीन। सेकंड किसके टाइम पे आया था, सेकंड आया था क्या बोलते हैं, हर्षवर्धन के टाइम पे। ठीक है, और क्या याद करना है, चलो इतना याद करना है। ठीक है, कुमार गुप्त के बारे में ज़्यादा हमें कुछ याद नहीं करना है। स्कंद गुप्त के बारे में हमें ये याद करना है कि इन्होंने भी विक्रम आदित्य का टाइटल लिया। ठीक है, और इनसे रिलेटेड जो पिलर इंस्क्रिप्शन है उसको बोलते हैं भीतरी, भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन। भीतर गांव करके एक जगह है जहाँ पे ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल है इंडिया का। ठीक है, ये कहाँ पे, कानपुर में। ठीक, ये चीज़, इतनी चीज़ें आपको गुप्ता डायनेस्टी के बारे में लिख मुजुबानी होनी चाहिए। ठीक है, आते हैं वापस क्वेश्चन पे। तो चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता की शादी किससे कराई थी, तो वो करवाई थी रुद्रेंद्र सेकंड से, जो कि वाकाटाका एम्पायर के रूलर थे। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वाकाट ठीक है, ये चीज़ थी। अब आपको पता है गुप्ता डायनेस्टी की बात आई थी, पुष्यभूति डायनेस्टी, पुष्यभूति डायनेस्टी के को हम वर्धन डायनेस्टी भी बोलते हैं। ठीक है, और इनके जो फेमस ग्रेटेस्ट रूलर थे वो थे हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। ठीक है, इनके टाइम में सेकंड चाइनीज आया था, जो मैंने बताया था आपको, उसका नाम था ह्यून सांग, ह्यून सांग। ठीक है, और हर्षवर्धन ने कुछ बुक्स भी लिखी थी, और इनके टाइम पे बाण भट्ट नाम का पोएट था, उसने क्या लिखा था वो आप मुझे बताएंगे, लेकिन मैं हर्षवर्धन की आपको बता देता हूँ। इन्होंने लिखी रत्नावली, नागनंदा, नागनंदा, और प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका इनकी कुछ राइटिंग्स थी। ठीक है, पुष्यभूति के बाद आए बादामी के चालुक्य, जिनके रूलर थे पुलाकेशिन टू। ठीक है, जिसने हराया हर्षवर्धन को। पुला टू इनके फेमस रूलर थे, मैं आपको फाउंडर नहीं बता रहा हूँ, फेमस बता रहा हूँ। ठीक है, और पुला टू ने हर्षवर्धन को हराया, डिफीट कर दिया, और इसके बाद इन्होंने टाइटल लिया कौन सा, दक्षिणेश्वर, दक्षिणेश्वर, दक्षिणेश्वर बोल रहा हूँ मैं, दक्षिणेश्वर टाइटल लिया किसने, पुलाकेशिन टू ने। किसको हरा के, हर्षवर्धन को हरा के। और पुलाकेशिन टू से आपका एक पिलर इंस्क्रिप्शन रिलेटेड है, वो है अहिहोल का पिलर इंस्क्रिप्शन, पिलर इंस्क्रिप्शन, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चालुक्य के बारे में हम और क्या देख रखे हैं कि उन्होंने वेसरा स्टाइल भी डेवलप करी थी साउथ इंडिया में। वेसरा स्टाइल क्या है, नॉर्थ इंडिया का जो टेम्पल आर्किटेक्चर है और साउथ इंडिया का जो द्रविड़ आर्किटेक्चर है, दोनों का मिश्रण को बोलते हैं हम वेसरा। ठीक है, अब आपको पता है बादामी चालुक्य के बाद आए पल्लव, पल्लव से पल्लव के बारे में हम देख लेते हैं। पल्लव के फाउंडर थे सिम्हा विष्णु, सिम्हा विष्णु थे फाउंडर। ठीक है, उसके बाद इनके राजा थे महेंद्र वर्मन वन, महेंद्र वर्मन वन। पुलाकेशिन टू ने इनको भी पेल दिया, इनको भी हराया भाई। ठीक है, लेकिन महेंद्र वर्मन वन के जो बेटे थे नरसिम्हा वर्मन वन, उसने हरा दिया भाई। नरसिम्हा वर्मन वन ने डिफीटेड पुलाकेशिन टू, और फिर उसने टाइटल लिया वातापी कोंडा का, वातापी कोंडा का। कोंडा मतलब कॉन्करर, और वातापी इनकी कैपिटल थी किनकी, चालुक्य की, इसलिए वातापी को जो कॉन्करर करता है, इसलिए उन्होंने टाइटल लिया वातापी कोंडा का। किसने लिया, नरसिम्हा वर्मन वन ने, आफ्टर डिफीटिंग पुला टू। और क्या आपको पल्लव के बारे में पता होना चाहिए, पल्लव के बारे में आपको और क्या पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि इन्होंने द्रविड़ स्टाइल इंट्रोड्यूस किया पहली बार साउथ इंडिया में। ठीक है, और जो शोर टेम्पल हैं ममल्लपुरम के, वो भी इन्होंने ही बनवाए, ममल्लपुरम, ममल्लपुरम। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और एक इनके जो नरसिम्हा वर्मन टू एक रूलर रहे, नरसिम्हा वर्मन टू एक रूलर रहे, उन्होंने एक फेमस टेम्पल बनाया जिसको हम जानते हैं कैलाश नाथ टेम्पल से।
कैलाश टेम्पल अलग है, कैलाश नाथ टेम्पल अलग है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। कैलाश नाथ किसने बनाया? नरसिम्हा वर्मन सेकंड ने। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, ये जो हमारा बेसिक है। ठीक है, फिर धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और ये पल्लव और चालुक्य के बारे में हम क्वेश्चन आएंगे, तब मैं आपको और थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा एड ऑन इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन ये है, माधुरी भरद्वाज, अ फोक सिंगर एंड अ पद्मश्री अवॉर्डी 2022 अवॉर्डी, बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अब देखो भारद्वाज सरनेम कहाँ होता है? ठीक है, वो होता है उत्तराखंड में, ये चीज़ आपको है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। अब जो माधुरी भरद्वाज हैं ये फेमस हैं, क्यों फेमस हैं? क्योंकि ये पहली म्यूजिशियन हैं, कहाँ से? उत्तराखंड से, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये पहली वुमेन हैं जो कि म्यूज़िक कंपोजर बनी थी, वुमेन टू बिकम म्यूज़िक कंपोजर, कंपोजर कंपोजर फॉर, किसके लिए बनी थी? ऑल इंडिया रेडियो के लिए। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। इनको एक और अवार्ड मिल रखा है, वो कौन सा अवार्ड है? वो है नारी शक्ति पुरस्कार, नारी शक्ति पुरस्कार, ये याद रखना है। कब मिला था? 2019 में मिला था। और पद्मश्री कब मिला है? पद्मश्री इनको मिला है 2022 में, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो कौन सा लेजिस्लेटिव ऑर्गन है? उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनियन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे मेंशन है, तो ये मेंशन है पार्ट नंबर 5 में। ठीक है, इसके चैप्टर कितने हैं? इसके चैप्टर 5 हैं। ठीक है, उन 5 चैप्टर के नाम क्या क्या हैं? पहले का नाम है एग्जीक्यूटिव, दूसरे का नाम है पार्लियामेंट, ठीक है, तीसरे का नाम है लेजिस्लेटिव पावर, चौथे का नाम है यूनियन जुडिशरी, और 5वें में दे रखा है कैग के बारे में। ठीक है, ये 5 चैप्टर्स हैं यूनियन में, 1 2 3 4 5। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? एग्जीक्यूटिव दे रखा है 52 से 78, पार्लियामेंट दे रखा है 79 से 122, लेजिस्लेटिव पावर 123 में दे रखा है। इसमें क्या है? इसमें ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस की पावर है जो प्रेसिडेंट के पास होती है कि वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, ये 123 में दे रखा है। यूनियन जुडिशरी जो है 124 से लेकर 147 तक है, और कैग हमारा आप सबको याद है 148 और 149 में है, ये चीज़ है, ये चीज़। अब तो लेजिस्लेटिव ऑर्गन कौन सा होगा? वो होगा पार्लियामेंट, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और साथ साथ आपको एक डायग्राम याद रखना है, ये पिरामिड याद रखना है। ठीक है, ये पिरामिड रिप्रेजेंट करता है, सबसे ऊपर होता है प्रेसिडेंट, उसके नीचे होता है राज्यसभा, उसके नीचे होता है लोकसभा। ये डायग्राम आपको याद रखना है, याद रहेगा। ठीक है, लोकसभा को आपको पता है हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं, राज्यसभा को बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। और क्या चीज़ रखनी है कि राज्यसभा की मैक्सिमम कितनी पावर हो सकती है? मैक्सिमम पावर हो सकती है 250, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और लोकसभा की मैक्सिमम 550 हो सकती है। अभी कितनी है दोनों की, ये आप मुझे बताएंगे। राज्यसभा की अभी कितनी है, राज्यसभा लोकसभा की अभी कितनी है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ मेटलॉइड। अब मेटलॉइड जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मेटलॉइड होते क्या है। ठीक है, तो उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल को, जो मैंने लास्ट क्लास में मिस कर दिया था। तो आपको इससे रिगार्डिंग ये रखना है कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, वो हैं 118, जिसमें ग्रुप, ये जो कॉलम्स हैं इनको बोलते हैं ग्रुप्स। तो ग्रुप्स कितनी हैं? ग्रुप्स आपकी हैं 18, और इनको बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं? पीरियड। तो पीरियड आपके कितने हैं? वो हैं 7। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़ कि ये वैकेंसी के ऊपर बना रखी हैं, जो जैसे
ये फर्स्ट है तो इसकी वैकेंसी 1 होगी, जो ये 18 है मतलब इनकी वैकेंसी फुल हो रखी है, इसलिए इनको नोबल गैसेस बोलते हैं। ठीक है, इनका पेट एकदम फुल है, ना ये ले सकते हैं ना ये निकाल सकते हैं। ठीक, इसलिए इनको नोबल गैसेस बोलते हैं। ठीक है, याद करने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी पिछले लेक्चर में, हेमा, नेहा और करीना जीती रहना। वैसे ही जैसे अल्कली मेटल्स को याद करते हैं, हेलिना, कब्र से फरार, ऐसे इनको भी याद करते हैं, इनकी भी ट्रिक है। आगे लेक्चर में जब हम यूज़ करेंगे इनको तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 3 से लेके 12 तक हमारे ट्रांजिशन मेटल हैं, ये चीज़ याद रखनी है आपको। और मेटलॉइड क्या है, ये जो आपको दे रखे हैं डायगोनल में जिगजैग, ये जिगजैग जो दे रखा है ना, ये आपके मेटलॉइड है। ठीक है, इस तरफ आते हैं, ये हमारे नॉन मेटल है, ये हमारे नॉन मेटल है। इस तरफ ये हमारे मेटल्स हैं। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेटल्स हैं, ये मेटल जा रहे हैं और ये नॉन मेटल है। तो इनके बीच में ये जो हैं ये हैं हमारे मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करने वाले, इनको बोलते हैं मेटलॉइड। क्या बोलते हैं, मेटलॉइड बोलते हैं इनको। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, नहीं होगी फिर भी मैं याद करवा दूंगा। ओके, अब मेटलॉइड को याद करने की भी एक ट्रिक है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, ट्रिक है बोले अतरंगी सर जी, बोले अतरंगी अतरंगी सर जी, ऐसे सब टीपो, टीपो मतलब चीटिंग करना, ऐसे सब टीपो, ये बोले अतरंगी सर जी ऐसे सब टीपो। तो बी से बोरोन, ए से एल्यूमिनियम, SI से सिलिकॉन, सिलिकॉन, जी से जर्मेनियम, AS से आर्सेनिक, सब एंटीमनी, एंटीमनी का सिंबल क्या होता है, SB होता है। T से टेलूरियम, टेलूनियम, टेलूरियम, टेलूरियम होता है। ठीक है, P से पोलिनियम। ठीक है, ये है मेटलॉइड की ट्रिक। मेटलॉइड वो होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ पीरियोडिक टेबल, एम्फीबियन ऑफ पीरियोडिक टेबल मेटलॉइड को बोलते हैं। तो कौन सा होगा, देखो आयरन और सोडियम तो मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, सिलिकॉन हमारा मेटलॉइड है। ठीक है, साथ साथ आपको और एक मैं ट्रेंड बता देता हूँ कि जो ट्रेंड होते हैं इसमें, हाँ ट्रेंड के लिए हम ब्लैक यूज़ कर लेते हैं, चलो। ठीक है, ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड ये होता है, ट्रेंड का मतलब कैरेक्टर। अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यहाँ से नीचे आ रहे हैं यहाँ, ठीक है, नीचे बढ़ रहे हैं, तो हमारा जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज़ करेगा। क्यों डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आने में शेल बढ़ेंगे, एक शेल होगा, इसके 2 शेल होंगे, इसके 3 होंगे, तो साइज़ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। तो एटॉमिक रेडियस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी तो बढ़ेगा। ठीक है, तो ऊपर से नीचे एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। सेम चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक है, एटॉमिक रेडियस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ता है। ठीक है, और एक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो टर्म है जिससे मतलब कि जो एटम है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या बोलता है, छोड़ता है। तो यहाँ से यहाँ बढ़ता है वो, ठीक है, और यहाँ से यहाँ ऊपर बढ़ता है, ये आपको याद रखना है, ये 2 ट्रेंड। ठीक है, सेम है मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर जो है ऊपर से नीचे घटता है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ क्या बोलते हैं, ये मेटेलिक कैरेक्टर यहाँ से यहाँ डिक्रीज होता है, क्योंकि इस तरफ नॉन मेटल है, तो जाहिर सी बात है मेटल जो है वो फर्स्ट रो में है, तो यहाँ से यहाँ बढ़ेगा। ठीक है, तो उस तरह से बाकी सब चीज़ें भी उनसे रिलेटेड हो जाती है, लेकिन आपको इतना बेसिक पता होना चाहिए कि एटॉमिक रेडियस जो है ऊपर से नीचे बढ़ती है और लेफ़्ट से राइट बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो लेफ़्ट से राइट बढ़ती है और नीचे से ऊपर बढ़ती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं हम आगे। आगे हमसे पूछा है कि रिपब्लिक फीचर जो प्रियम्बल में दे रखा है वो हमने कहाँ से लिया है। अब आपको पता है कि रिपब्लिक के अलावा भी बहुत कुछ दे रखा है। ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, कितना कुछ दे रखा है प्रियम्बल में।
तो आपको याद रखना है ये हमने लिया है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने रिपब्लिक ले रखा है, लिबर्टी ले रखी है, इक्वालिटी वर्ड ले रखा है, फ्रेटर्निटी लेना है। और आपको याद रखना है कि फ्रेटर्निटी एक तरह का होता है, इक्वालिटी जो होती है वो 2 तरह की होती है। कौन कौन सी? अपॉर्चुनिटी और स्टेटस। लिबर्टी हमारी 5 तरह की होती है, एक्सप्रेशन, फेथ, वर्शिप, एक्सप्रेशन, फेथ, थॉट, बिलीफ और वर्शिप। 5 तरह की होती है, ठीक है। और आपको याद रखना है कि सेकंड है आयरिश, मतलब आयरलैंड से। आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है? आयरलैंड से हमने लिया है डीपीएसपी, ठीक है। और क्या क्या लिया है? प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का मेथड भी ले रखा है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी हमने ले रखा है। सेकंड बात है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, वो भी हमने यहीं से ले रखा है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, वो भी हमने यहीं से ले रखा है, ठीक है। अब ब्रिटिश की हम बात कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात, सबकी बात कर लेते हैं धीरे धीरे। तो हम पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया को अपनी याद करना है, एस से हो जाएगा सिटिंग, मतलब एस से हो जाएगा सिटिंग, मतलब जॉइंट सिटिंग भी हमने, जॉइंट सिटिंग का प्राविधान भी हमने यहीं ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और टी आर एस हो जाएगा ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स भी हमने यहीं से लिया है। एल्स आई से हो जाएगा लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट के जो चीज़ें हैं वो भी हमने यहीं से लिया है, कॉन्करेंट लिस्ट को भी हमने यहीं से लिया है। और आपको क्या क्या याद रखना है, और कहाँ कहाँ से, कौन कौन से देश से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं, तो आपको याद करना है कि जर्मनी से हमने क्या लिया है, ठीक है। तो जर्मनी से हमने रखा है कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो है ड्यूरिंग इमरजेंसी, वो भी हमने कहाँ से लिया? जर्मनी से लिया है। वैसे ही आप ये बताएंगे कि साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से बताओ क्या लिया है, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका से क्या है, जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है, अमेंडमेंट का प्रोसीजर है वो भी हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। और साथ में हमने जो राज्यसभा में मेंबर इलेक्शन होता है, मेंबर इलेक्ट होते हैं, वो का प्रोसेस भी हमने यहीं से लिया है, साउथ अफ्रीका से, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं यूएसए यूके की, और किसकी बात कर लेते हैं, चलो यूके की बात कर लेते हैं। पहले यूके की करते हैं, फिर धीरे धीरे याद करते हैं। यूके से हमने लिया पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ली है। रूल ऑफ लॉ भी हमने यहीं से लिया है, रूल ऑफ लॉ। और एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, ये भी हमने यहीं से लिया है, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। रिट्स भी हमने यहीं से लिए हैं, जो 5 तरह के होते हैं, आपको याद होंगे तो। और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो है वो भी हमने यहीं से लिया है, प्रोसीजर भी हमने यहीं से लिया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी, यूएस की। यूएस से हमने क्या क्या लिया है? यूएस से हमने वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट लिया है, फंडामेंटल राइट्स हमने लिए हैं, ठीक है। और जुडिशियल लॉ भी हमने यहीं से लिया है, जुडिशियल लॉ, ठीक है। और जुडिशली इंडिपेंडेंट होगी, ये भी हमने यहीं से लिया है, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस होगी, वो भी हमने यहीं से लिया है। इम्पीचमेंट के प्रोसेस हमने लिए हैं यहीं से। किस किस के इम्पीचमेंट, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रेसिडेंट का, या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज का, इनके इम्पीचमेंट भी हमने यूएस से लिए। और देख लेते हैं, और में आता है यूएसएसआर। तो यूएसएसआर से हमने क्या लिया है? हमने फंडामेंटल ड्यूटी ली है, और हमने जस्टिस, जो प्रियम्बल में मेंशन है वो लिया है। जस्टिस होती है 3 तरह की, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ठीक है। ये तो इतना तो आप समझ जाएंगे। और याद करो, और हमने प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, वो हमने लिया है जापान से, जापान से हमने लिया प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। बच गया कनाडा, कनाडा को भी देख लेते हैं।
और आपको अगर याद हो और किस कंट्री से हमने क्या लिया है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कनाडा से हमने लिया है, देखो कनाडा की जब भी आती है सी फॉर कनाडा, सी फॉर स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो वो हमने यहाँ से लिया है। तो उसके लिए हमने गवर्नमेंट को अपॉइंटमेंट भी हमने यहीं से लिया है, कनाडा से, ठीक है। और जो एससी का एडवाइजरी जुरिडिक्शन है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन है, वो भी हमने कनाडा से ही लिया है। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। बाकी अगर कुछ मिस हो गया हो तो आप मुझे बता देंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जितना याद किया है उसके हिसाब से तो इतना ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर हॉकर्स। तो न्यूज़पेपर हॉकर्स जो होते हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। इन दिस स्टेट इन 2021 में, तो किस स्टेट ने ये स्कीम निकाली थी 2021 में न्यूज़पेपर हॉकर्स के लिए? तो वो स्टेट था उड़ीसा, ठीक है। अब इस स्कीम में उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या क्या बोला, उसने इंक्लूड किया कि हेल्थ इंश्योरेंस भी भाई आपको मिलेगा, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। पेंशन के लिए भी है प्राविधान, फाइनेंशियल एड भी मिलेगी भाई, ठीक है। और कब मिलेगी? जब ड्यूरिंग अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और ये कब हुआ था? ये आपको पता है कोविड-19 के दौरान लाई थी ये उड़ीसा गवर्नमेंट, ठीक है, कोविड-19 के दौरान लेके आई थी। तो कोविड-19 के दौरान, चलो आप मुझे ये बता दो कि इंडियन गवर्नमेंट ने कोई ऑपरेशन चलाया था, उस ऑपरेशन का क्या नाम था, ये आप मुझे बता दो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन झारखंड एंड छत्तीसगढ़? इंटेंसिव यूज ऑफ मैन्योर, ओवर इरिगेशन, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग, ओवर गेजिंग, ठीक है। तो क्या ऑपरेशन का नाम था? उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सुरक्षा, याद रहेगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है कोविड-19 से रिलेटेड, ठीक है। आते हैं वापस, देखो लैंड डिग्रेडेशन के तो सारे कॉज हैं ये, ठीक है, लेकिन आपसे पूछा गया है कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में क्या कॉज है, ठीक है। झारखंड और छत्तीसगढ़ में क्या कॉज है? तो झारखंड और छत्तीसगढ़ में आपको पता है क्या है भाई, माइन्स है वहाँ पे, ठीक है, कोल माइन है ना, बॉक्साइट की माइन है। तो वो क्या है, उसका मेन रीज़न है डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग, ठीक है। अब माइनिंग का आपको पता है माइनिंग का क्या नुकसान है? माइनिंग का नुकसान क्या है? एक तो डिफॉरेस्टेशन, आपको पेड़ काटने पड़ते हैं, ठीक है, और जो टॉप सॉइल है वो भी रिमूव हो जाती है, ठीक है, रिमूव करनी पड़ती है या फिर एक्सकलेवेट करना पड़ता है, खोदना पड़ता है, ठीक है। इससे कि इन दोनों से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है ना, भूमि क्या बोलते हैं, अस्खलन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो वो चीज़ होती है, ठीक है। सेम चीज़ एक और करता है, वो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, अगर आपने सुना हो तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसके बारे में भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को पहली बात तो स्लैश एंड बर्न बोलते हैं, काटो जलाओ, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इंडिया में भी इसको अलग अलग नाम से जानते हैं और बाहर भी इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। आप मुझे बताएंगे किसका क्या नाम है? जैसे नॉर्थ इंडिया में क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट में क्या बोलते हैं इनको, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं, ठीक है, उड़ीसा में क्या बोलते हैं, आंध्रा में क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, अंडमान एंड निकोबार में क्या बोलते हैं, अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है, राजस्थान में क्या बोलते हैं, झारखंड में किस नाम से जानते हैं, और एमपी में किस नाम से जानते हैं। वहीं अगर हम विदेश की बात कर लें तो इंडोनेशिया में किस नाम से जानते हैं, मैक्सिको, श्रीलंका, वियतनाम, और श्रीलंका, वियतनाम, ब्राज़ील, वेनेजुएला, और कोई छूट जाएगा तो आप देख लेंगे, ठीक है। तो किस नाम से इनको जाना जाता है? तो नॉर्थ ईस्ट साइड बोलते हैं झूम शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, वेस्टर्न घाट में बोलते हैं कुमारी,
ठीक है, उड़ीसा में बोलते हैं प्रिंगा, ब्रिंगा बोल देते हैं, या फिर पामाडाबी बोल देते हैं, पामाडाबी। आंध्रा में बोलते हैं पोंडू या पेंडा। ठीक है, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में दोनों एक ही जगह बोलते हैं, एक नाम से बोलते हैं दीपा। राजस्थान में बोलते हैं वॉल्ट्रे। झारखंड में बोलते हैं कुरुवा, याद रहेगा, कुरुवा। एमपी में बोलते हैं बेवार या दाहिया, दहिया, दाहिया इस नाम से। इंडोनेशिया में बोलते हैं लड़ांग के नाम से शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। मैक्सिमो, एम फॉर मैक्सिको, एम फॉर मिल्पा। श्रीलंका में छेना, चेना। ठीक है, वियतनाम में रे, ब्राज़ील में रोको, और वेनेजुएला में कोनुको, कोनुको। ये नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये भी बराबर पूछे गए हैं एसएससी द्वारा। ठीक है, नहीं पूछा जाता तो मैं करवाता ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए, और आप देखेंगे आगे, अगर जब आगे मैं वीडियोस डालूंगा, आगे जब हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो उनमें ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, द एक्सेलरेटेड फीमेल लिटरेसी प्रोग्राम was initiated in district where female literacy based on 2001 census was। तो कितना था 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग? उससे पहले आप मुझे ये बताएं कि इसके मुताबिक लिटरेसी रेट कितना था। ठीक है, और मेल का कितना था, फीमेल का कितना था। ठीक है, और क्या चीज़ बता दीजिए आप मुझे, ये बता दीजिए अर्बन में कितना था, रूरल में कितना था। ठीक है, एससी का कितना था और एसटी का कितना था, ये चीज़ें आप मुझे बता दीजिए, इनके रेट कितने थे। ठीक है, तो ओवरऑल लिटरेसी रेट था कितना, 74.04, ये आपको याद होना चाहिए। मेल का था 82.14 और फीमेल का था 64.5 समथिंग। ठीक, अर्बन का था 83.18 और रूरल का था 76.4 समथिंग। ठीक है, एससी का कितना था, एससी का था 66.1 और एसटी का था 59%। ये चीज़ आपको बतानी चाहिए। और 2001 के मुताबिक जो एक्सेलरेटेड फीमेल लिटरेसी प्रोग्राम था उसमें कितना क्राइटेरिया था, हैं, तो उसमें क्राइटेरिया बिलो 30, बिलो 30 जो है वो इलिटरेट माना जाएगा। मतलब वो बिलो 30 के लिए था, कहने मतलब बिलो 30 जहाँ पे भी रेट है फीमेल का, ठीक है, उनके लिए वो प्रोग्राम था। ठीक है, और आपको क्या चीज़ याद आनी चाहिए, तो लिटरेसी रेट से आपको याद आनी चाहिए कि भाई कौन से स्टेट का हाईएस्ट है, कौन से यूटी का हाईएस्ट है लिटरेसी, और कौन से डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट लिटरेसी। ठीक है, हाईएस्ट लोएस्ट आपको दोनों याद होनी चाहिए, हाईएस्ट भी और लोएस्ट भी। तो हाईएस्ट कहाँ का है वो तो आपको पता है, केरला का है भाई, केरला जैसा कोई नहीं, केरला का हाईएस्ट लिटरेसी है 94%। लोएस्ट कहाँ का है, लोएस्ट भैया हमारे बिहार। ठीक है, न्यूज़ में आ तो रहा है कुछ चेंजेस होने वाले हैं, होते कि नहीं होते भगवान जाने भाई। ठीक है, यूटी में कौन आएगा, यूटी में आएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कितना है 91.8, और नीचे से कौन है, वो है दादरा नगर हवेली। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। ठीक है, ऐसे याद करने के तरीके हैं। डिस्ट्रिक्ट में है सरछिप, सरछिप कहाँ पे, मिज़ोरम में। और सबसे लोवेस्ट किसका है, वो है अलीराजपुर एमपी वाली, अलीराजपुर एमपी। ठीक है, अब आपने हाईएस्ट तो याद कर लिया, लेकिन आपको पता है क्या है, क्वेश्चन में एसएससी सेकंड भी पूछा है कि सेकंड हाईएस्ट किसका है। तो सेकंड हाईएस्ट मिज़ो का है, याद रखेंगे। और सेकंड लोएस्ट किसका है, सेकंड लोएस्ट है अरुणाचल प्रदेश का, ये भी पूछा गया है, चाहे तो आप चेक कर लीजिए। इसलिए आपको ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। 9th क्वेश्चन है, एस ऑफ 2021 विच इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन विथ एन एरिया अबाउट, जितना भी हमें दे रखा है। अब आपको ध्यान क्या देखना है, वर्ल्ड लार्जेस्ट पूछा है, तो लार्जेस्ट में जब भी आपको याद है तो आपको याद हमेशा अमेजन टिक करना है, अमेजन के जंगल। क्यों, क्योंकि ये लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट भी है।
और इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो सप्लाई करते हैं दुनिया को यही हैं भाई, वर्ल्ड। ठीक है। और ये जो कॉन्गो बेसिन आप देख रहे हैं ये सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट बेसिन भी है और सेकंड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी है, बेसिन और सेकंड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब हम इतना ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल कर रहे हैं तो एक बार हम फॉरेस्ट के क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं। ठीक है, जितना हम नोट कर पाएंगे उतना हम करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है फॉरेस्ट जो है वो डिवाइडेड है मल्टीपल क्लासिफिकेशन में। पहले को हम बोलते हैं एवरग्रीन, एवरग्रीन फॉरेस्ट। फिर आता है ट्रॉपिकल डेसिडियस, डेसिडुअस, डेसिडुअस सही तो लिख रहा हूँ, सही लिख रहा हूँ। फिर आता है कॉनिफेरस। ठीक है, फिर माउंटेन, मैनग्रोव, ये सब ऐड कर लो आप, ऐड करने लो तो कितना भी हम कर सकते हैं, मैनग्रोव। और फिर थॉर्न भी ऐड कर लो आप, थॉर्न फॉरेस्ट। ठीक है, ये इनके क्लासिफिकेशन होते हैं, और भी होते हैं। ठीक है, मैंने आपको मेन करवा दिए। ग्रासलैंड भी होता है, बहुत कुछ होता है। ठीक है, एवरग्रीन की खासियत क्या है कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो ग्रेटर देन 30 डिग्री सेल्सियस होगा, धूप एकदम सनलाइट एकदम प्रॉपर मिल रही होगी। रेनफॉल भी है वो भी ज़्यादा होगी 200 सेंटीमीटर से। ठीक है, और यहाँ पे पेड़ कौन से पाए जाते हैं, आपको एग्जांपल ही देता हूँ मैं। एग्जांपल यहाँ पे पेड़ मिलते हैं जैसे रोसवुड, ठीक है, और इबोनी, महागोनी, महागोनी, चिंचोना। चिंचोना की पेड़ की छाल किस डिसीज़ के ट्रीटमेंट में काम आती है ये आपको या पता होना चाहिए। ठीक है, और फिर हम इतना ही, चलो फिर डेसिड्यूस पे आते हैं। तो डेसिड्यूस में हम जो रेनफॉल हमें मिलती है वो मिलती है 770 से 150 की रेंज में। अब इसमें हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं इसको, एक सॉरी 70 से 200 की रेंज में। तो 70 से 150 के बीच में जिसको जो मिलती है उसको बोलते हैं ड्राई डेसिडियस, और 150 से 200 के बीच में जहाँ रेनफॉल पड़ती है वहाँ बोलते हैं मॉइस्ट डेसिडियस। ठीक है, अब बोलेंगे सर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे इसके तेंदू के पत्ते, खैर के, पलास के पेड़, ये एग्जाम्पल हो गए। मॉइस्ट में आपके शीशम हो गया, शीशम। ठीक है, सागौन की लकड़ी, टीक, सैंडलवुड, और एक नाम बहुत पूछा गया है वो है तुसॉकी ग्रास, तुसॉकी ग्रास, ये भी मॉइस्ट डेसिडुअस का एग्जाम्पल है। ये आपको याद होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, कॉनिफरस पे आते हैं। कॉनिफरस आपको पता है ट्रायंगल शेप के होते हैं, थोड़े हिल एरियाज में पाए जाते हैं जैसे कि सॉफ्टवुड, ठीक है, पाइन, सिडार, देवदार, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, माउंटेन के भी आपको पता है ये माउंटेन से पाए जाते हैं, ऊपर भी पाए जाते हैं नीचे भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन मैं आप इसकी भी डेफिनेशन है, ऊपर ऊपर को अलग, ऊपर को कुछ बोलते हैं, नीचे वाले को भी कुछ बोलते हैं हाइट के बेसिस पे, लेकिन मैं वो उस पर आपको नहीं जाना। आपको दो नाम याद करने हैं जो पूछा गया है, एक है मैग्नोलिया ट्री और एक है लॉरेल ट्री, लॉरेल, लॉरेल ट्रीज। ठीक है, और साउथ में शोलास करके है, शोलास जो है वो भी एक माउंटेन फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद करनी है। उसके बाद आ जाते हैं हम मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स होते हैं दलदल, दलदली इलाके। कहाँ मिलते हैं ये आपको पता है, ये मिलते हैं वेस्ट बंगाल के साइड, वहाँ सुंदरबन डेल्टा में, तो वहाँ ट्रीज होते हैं तो सुंदरी ट्रीज उनको बोलते हैं, सुंदरी ट्रीज। ठीक है, मैंग्रोव्स को ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिविंग रूट्स, लिविंग रूट्स बोलते हैं। ठीक है, और लिविंग इनको अगर साइंटिफिक बोला जाए तो इनको बोलते हैं न्यूमैटोफोर्स, न्यूमैटोफोर्स। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर आ जाते हैं हम थॉर्न फॉरेस्ट पे। ठीक है, जो हमें रेत वाले इलाकों में मिलते हैं। ठीक है, जो रेनफॉल है वो आपकी लेस देन 50 सेंटीमीटर होती है, बारिश होती नहीं है। जैसे राजस्थान इलाके, तो वहाँ कौन से ट्रीज मिलते हैं, वहाँ पे बाबुल मिलता है, खेजड़ी मिलता है, खेजड़ी,
और कैक्टस मिलता है। तो ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। इतने फॉरेस्ट आपको अभी के लिए फ़िलहाल इतने याद होने चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला है नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इज़ सिचुएटेड इन। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे है? मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। ठीक है, तो भैया ये है आपकी मणिपुर में। मणिपुर में कहाँ पे? इम्फाल में। इम्फाल में हमने और क्या क्या याद किया था? रिवाइज करो भाई। हमने देखा था गोविंद जी नृत्यालय करके जो है वो भी यहीं पे है। किसने बनाया था? गुरु विपिन सिंह ने बनाया था। उनको हंजावा का टाइटल मिल रखा है, मणिपुर से एसोसिएटेड है। और क्या है यहाँ पे? और हमने देखा था पिछले लेक्चर्स में कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी भी यहीं पे है। मणिपुर डांस अकेडमी भी यहीं पे है। ठीक है, इतनी चीज़ें हमने देखी थी। अब मैं आपको थोड़े और बता देता हूँ, आप मुझे बताएंगे कहाँ पे है। जैसे जो पूछे गए हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग, ये कहाँ पे है? ठीक है, सेम एक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट, ये कहाँ पे है? और नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ पे? ये तीन जो हैं ये बार बार पूछते हैं और इसमें ये बहुत बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो ये आप बता देंगे मुझे ये कहाँ पे है। तो स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग का जो इंस्टीट्यूट है वो है आपका JNK, जम्मू एंड कश्मीर में। एडवेंचर स्पोर्ट्स वाला जो है वो है अरुणाचल में। आप देखो जगह भी दूर दूर है भाई। ठीक है, और ये नेहरू वाला है ये है आपका उत्तराखंड में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इन तीनों को घुमा घुमा के पूछा जाता है SSC में। SSC एकदम समझ जाओ बहुत पूछती है भाई। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट ऑफ एविस। एविस को क्या बोलते हैं भाई? पहली बात तो ये एविस को बोलते हैं चिड़िया। हमने देखा था, हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि एनिमेलिया किंगडम में, ठीक है, नोटोकोड फाइलम के अंदर, ठीक है, सब ग्रुप होता है वर्टिब्रेट्स का। वर्टिब्रेट्स में बहुत कैटेगरी होती हैं, एविस, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ये वो। ठीक है, उनके बारे में हम डिस्कस किया था। आपको बताना है एविस की इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। 4 चैम्बर हार्ट बिल्कुल होता है भाई। ठीक है, लंग से ब्रीथ करते हैं बिल्कुल। सिर्फ फिश हैं, फिशेस हैं वो गिल से ब्लड करती हैं। वार्म ब्लड होते हैं, बिल्कुल बात सही है। और चिड़िया जो होती है यंग वंस को जन्म देती है और एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शन वाले एग देते हैं। ये है उल्टा, समझ रहे हो? एग्स देती है चिड़िया, तो ये हो जाएगा स्टेटमेंट आपका गलत। मैमल्स जो हैं वो बर्थ देते हैं यंग वंस को, उसमें से एक्सेप्शन है प्लेटिपस जो कि अंडे देता है। और मतलब 2 मैमल ऐसे हैं जो कि दैट ले एग्स, वो एक्सेप्शन है। एक तो मैंने आपको बता दिया प्लेटिपस। दूसरा कौन सा भाई? दूसरे का नाम शुरू होता है ई से, ये आप मुझे बताएंगे। बढ़ते हैं आगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट ड्यू टू इट्स रेल ट्रांसपोर्ट लेस। कहाँ पे रेल ट्रांसपोर्ट जो है वो लेस होती है, डेवलपमेंट वहाँ पे करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? ड्यू टू इट्स जोग्राफिकल कंडीशंस, जोग्राफिकल कंडीशन की वजह से। तो आप देख पा रहे होंगे भाई हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश ये तो भाई एकदम प्लेन एरिया में है। सिर्फ सिक्किम हमारा जो है वो माउंटेन्स और हिली एरियाज में है। तो जाहिर सी बात है वहीं पे रेल ट्रांसपोर्ट डेवलप करना मुश्किल हो जाएगा। क्लियर बात समझे? क्यों? मैं आपको थोड़ा सा और समझा दूंगा, उससे पहले मैं आपको पिछले को जो मैंने पूछा था उसका आंसर दे दूँ मैं। ठीक है, तो ई से जो नाम है वो है एचिडनास। ये भी भाई अंडे देता है, मैमल है, अंडे देता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल फीचर्स की। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे सिक्किम कहाँ है हमारा? सिक्किम हमारे यहाँ पे। ठीक है, इस एरिया में क्या है? हिमालय है भाई। ये वेस्टर्न हिमालय का पार्ट गया है। ठीक है, यहीं पे आपको पता है गारो खासी जयंतिया है।
यहाँ पे ये जो राजमहल हिल्स की जो पहाड़ियाँ हैं उसका एक्सटेंशन है, यहाँ पे आपके पठार हैं, ठीक है, छोटा नागपुर, मालवा, ये सब बुंदेलखंड, बघेलखंड, ये सब यहीं पे हैं, ठीक है। अब आपको पता है, आपसे हमसे राजस्थान ऑप्शन पूछा था, राजस्थान यहाँ पे है, यूपी यहाँ पे, बिहार यहाँ पे, देख रहे ये प्लेन एरिया है, गंगेटिक प्लेन है, मतलब ये प्लेन एरिया है। तो यहाँ पे जो है आप भैया ट्रांसपोर्ट्स कहीं से भी जो माल वगैरह लेके आएंगे, रेलवे का पटरी वगैरह लेके आएंगे, वो ईजिली ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। लेकिन ये हिली एरिया है, हिली एरियाज में आपको पता है जैसे ये माउंटेन है, ठीक है, तो हिली एरियाज में रोड कैसे बनते हैं, तो वो रोड ऐसे इसके अराउंड अराउंड बनते हैं, ठीक है, और सामान होता है भारी, तो लाना मुश्किल। तो सेकंड बात जो है, यहीं पे एक मोहसिन राम करके जगह है जहाँ पे वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव होती है, ठीक है। तो अब आप समझ जाओ भाई, एक तो जंगल इलाका, पहाड़ी इलाका, तो यहाँ पे कुछ भी डेवलप करना बहुत ही कठिन कार्य है, ठीक है। और बाकी ये फिजियोग्राफिक डिवीजन मैंने आपको लास्ट क्लास में करवा चुके थे, ठीक है। तो इसको अभी बस ध्यान से देखना है, ओके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज इनकरेक्टली पेयर्ड विथ हिज रेस्पेक्टिव ऑथर्स। हिंद स्वराज महात्मा गांधी, बिल्कुल मैं कई बार बता चुका हूँ। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर, बिल्कुल, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था इसके लिए 1913 में, ये चीज़ रखनी है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नहीं नहीं भाई, सुभाष चंद्र बोस कहाँ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी, जवाहरलाल नेहरू ने, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। वाई एम थीस्ट, भगत सिंह, बिल्कुल। वाई एम हिंदू किसने लिखी है, वाई आई एम हिंदू, वो किसने लिखी है, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू ने और कौन सी बुक लिखी है, आपको पता होगी, लेटर्स फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर करके बुक है, वो भी उन्होंने लिखी है, ठीक है। उसके अलावा जो मेन लोग हैं, महात्मा गांधी के बारे में हम और देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने और क्या क्या लिखा है भाई, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये भी इन्होंने लिखी है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ इन्होंने लिखी है। एक लिखी है नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, ये भी इन्होंने लिखी है, ठीक है। और आप मुझे बता दीजिए, एनी बेसेंट का बता दीजिए, एनी बेसेंट ने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, बाल गंगाधर तिलक ने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, ये आप मुझे बता दीजिए। तो एनी बेसेंट ने कौन सी लिखी है, एनी बेसेंट ने लिखी है ओकल्ट केमिस्ट्री, ओकल्ट केमिस्ट्री, ये इन्होंने लिखी है, पूछी गई है। और थॉट फॉर्म्स करके एक बुक है, वो इन्होंने लिखी है, थॉट फॉर्म्स करके, ठीक है। और तिलक तिलक बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी लिखी है, इन्होंने लिखी है गीता रहस्य, गीता रहस्य। और लिखी है आर्कटिक होम टू वेदास, आर्कटिक होम टू वेदास भी इन्होंने लिखी है, ठीक है। इतना आपको याद करना है। बढ़ते हैं आगे। आगे क्वेश्चन सेम आ गया। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पोएट हु वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1913 में। गीतांजलि के लिए मिला था किसको, रविन्द्रनाथ टैगोर को, यह भी हमने देखा है, ठीक है। अरविंदो घोष का भी एक एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन पूछा था कि इन्होंने भैया पोएम कौन सी लिखी है, पोएम का नाम दे दिया था, बोला था ये किसने लिखी है। पोएम है इनकी सावित्री, आपको चेक कर लेना एक बार, ठीक है। सावित्री क्वेश्चन पूछा था, क्या था, सावित्री पोएम जो है ये किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी अरविंदो घोष ने। और इन्होंने एक और पोएम लिखी थी लाइफ डिवाइन करके, ये भी आपको याद रखनी है। रुडयार्ड किपलिंग की तो आपको पता ही है, जंगल जंगल पता चला है, सबको पता चल गया भाई, आपको नहीं पता चला। तो इनकी थी कौन सी, जंगल बुक, इनको नोबेल मिला था 1907 में, ये भी आपको रखना है, ठीक है। और इनकी बुक है एक किम करके, ठीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की कौन सी है, इनकी है आनंद मठ, ये भी हम देख चुके हैं, ठीक है। और हम देख लेते हैं, और जो फेमस ऑथर की बुक्स पूछी गई है, आप मुझे बता दीजिए कि सलमान रश्दी, इनके बारे में बहुत पूछता है, इनकी बुक के बारे में बहुत पूछता है, इनकी कौन कौन सी बुक जो हैं एसएससी ने पूछी हैं, आप मुझे यही बता दीजिए बस, ठीक है। एसएससी ने कितनी बुक इनकी पूछी हैं और क्या क्या नाम है। अरुंधति राय, इनकी बता दीजिए, ठीक है। और चेतन भगत की आप एक ही बुक बता दीजिए, भगत की एक ही बुक आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। तो अब नोट करना आप, ठीक है। सलमान रश्दी की बुक है नाइफ, आगे कुछ है इसका, ठीक है, लेकिन नाइफ इनका मेन नाम है। ये पूछी गई है, ग्रीमस, ये पूछी गई है, द मूर्स लास्ट साय, मूर्स लास्ट
शाय ये पूछी गई है एसएससी द्वारा। मिडनाइट चिल्ड्रन किसने लिखी थी, ये पूछी गई है, ये भी इन्होंने लिखी है चिल्ड्रन। और सैटेनिक वर्सेस ये भी पूछी गई है, ये भी इन्होंने लिखी थी। समझो 5 बुक जो हैं इनकी पूछी गई हैं एसएससी द्वारा, तो आप याद कर लो भाई। अरुंधति रॉय को कौन सी है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिनके लिए इनको बुकर प्राइज़ मिला था। कब मिला था आप मुझे बताएंगे। चेतन भगत की मैंने एक ही पूछी थी, तो यार नाइट एट कॉल सेंटर फेमस किताब है, आपने बहुत बार नाम सुना होगा, ये इनकी है सेंटर। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। इन विच ईयर वॉज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस एस्टैब्लिश, कौन से साल में हुआ था। 1964, 1961, 1954, 1969। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कथक जो है यूपी का डांस है, ठीक है। और यूपी के डांस जो है नॉर्थ ईस्ट के डांस किसके अंदर आते हैं, वो आते हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के अंदर, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के अंदर आते हैं। इसका एक फॉर्म है ठुमरी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और क्या पता होना चाहिए कि भाई क्वीन ऑफ ठुमरी किसे बोला जाता है, क्वीन ऑफ ठुमरी किसे बोला जाता है, तो वो बोला जाता है गिरिजा देवी को, गिरिजा देवी को। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना है आपको, ठीक है। तो कब कथक डांस इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश हुआ था, तो वो हुआ था 1964 में, याद रहेगा, याद करना है, ठीक है। हम कथक की बात कर ले तो हम कंपोनेंट्स को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, कथक के कंपोनेंट्स कौन कौन हैं और उनको याद करने की ट्रिक क्या है, ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ट्रिक ये है कि नारायण की सुंदर गंगा, नारायण की सुंदर गंगा बहती है यूपी में, बहती है यूपी में, वासुकी पंडित साहब, वासुकी पंडित, ठीक है। ऐसे आपको याद करने हैं। अब आपकी अपनी भी ट्रिक हो सकती है, मैं ऐसे इस ट्रिक को फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो नारायण से हो जाएगा शोभना नारायण, ठीक है। सुंदर से हो जाएगा पंडित सुंदर प्रसाद, पंडित सुंदर प्रसाद। गंगा से हो जाएगा पंडित राजेंद्र गंगाग्नि है, राजेंद्र, इनका सरनेम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाता, गंगानी या गंगाग्नि ऐसे करके है, गंगानी, ठीक है, ठीक है। वी से हो जाएगा विद्या गौरी अडकर, विद्या गौरी अडकर। ए से क्या हो जाएगा, ए से हो जाएगी आपकी अस्थाना बहनें, अस्थाना सिस्टर्स, कौन कौन सी, नलिनी अस्थाना और कामिनी अस्थाना, नलिनी और कामिनी अस्थाना सिस्टर्स। एस से हो जाएगा सितारा देवी, यू से हो जाएगा उमा शंकर, के से हो जाएगा कुमारी कनपाल, कुमारी कानपाल, कनपाल, ठीक है। पंडित से हो जाएंगे हमारे पंडित बिरजू महाराज और पंडित लच्छू महाराज। तो ये हैं कथक के कंपोनेंट्स, ठीक है। इनको ट्रिक याद करने की ये ट्रिक है, ठीक है। आपको अगर अच्छी लगती है तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एज फॉर द ईयर 2020 और 21 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग पर्सन एजेड 50 ईयर्स एंड अबव। तो कौन सा वो राज्य होगा। उससे पहले आपको मुझे बताना है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 2011 के सेंसस के हिसाब से कितना था और 2001 में कितना था, ठीक है। तो 2011 के सेंसस के हिसाब से 9.6% था और उससे पहले कितना था, 6.8% था, मतलब बड़ा है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद नहीं है। सेकंड चीज़ जो पूछता है वर्क पार्टिसिपेशन रेट पूछता है, ठीक है। तो वो कितना है, वो है 39.8%। मेल का कितना है और फीमेल का कितना है ये भी पूछता है। तो मेल का है आपका 53.26,
फीमेल का है आपका 25.51, आधा लगभग, ये आपको याद रखना है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश, ठीक है, जिसका लोवेस्ट है अमंग पर्सन एजेड 15 ईयर्स एंड अबव। ये चीज़ आपको याद नहीं है, और वर्क पार्टिसिपेशन रेट आपसे पूछता ही है, तो ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए कि 39.8% ओवरऑल है, मेल जिसमें 53.26 है और फीमेल जिसमें 25.51 है। बढ़ते हैं आगे। When was the Indian Hockey Federation established? इंडियन हॉकी फेडरेशन जो है वो स्टैब्लिश कब हुई थी और कहाँ, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये आप मुझे बता देंगे। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो है हमारा न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और एक क्वेश्चन जो पूछा गया था इससे वो था ये कि 2010 में इसके प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है, तो वो थे हमारे R.K. शेट्टी, याद रहेगा, याद करना है। और ये कब बनी थी? तो ये बनी थी 1925 में, एग्जैक्ट बता दूं तो 7 नवंबर 1925 में। कहाँ बनी थी ये भी बता देता हूँ मैं आपको, बनी थी ये ग्वालियर में, ठीक, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। बढ़ते हैं हम आगे। आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो है विच सेल ऑर्गेनेली is defined as the small round organelle that undergoes oxidation reaction to produce hydrogen peroxide। तो यही नाम दे रखा है भाई, यही नाम दे रखा है, तो इसी से आपको हिंट मिल जाएगी, तो वो हो जाएगा आपका पेरोक्सिसोम, ठीक है। ये और क्या क्या करता है? ये करता है भाई डिटॉक्सिफिकेशन, भी यही करता है, फिकेशन, ठीक है, और साथ में ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है, ठीक है। अब बाकी जो ऑप्शन है उससे अच्छा है कि हम सेल के कंपोनेंट पढ़ लेते हैं। तो सेल के कंपोनेंट्स हमारे होते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियोय और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मूथ होता है, रफ होता है। रफ जो होते हैं ये जो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये इनकी वजह से रफ है, इनको बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं? राइबोसोम, यहाँ पे लिखा हुआ है, लिख दिया मैंने फालतू में। ये गोल्गी एपरेटस है, ठीक है, ये लाइसोसोम है। ये जो सॉसेज टाइप का है, सॉसेज टाइप, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये हमारी बाहर की जो वॉल है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। दो वॉल दिख रही होंगी आपको, सेल वॉल भी दिख रही होगी, ठीक है। और इसमें एक खाली स्पेसेस भी होते हैं, वो नहीं देखे, इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वैक्यूल, ठीक है, ये चीज़। अब ये सब करते क्या है, ठीक है, सेंट्रोसोम नहीं दे रखा इसमें, ठीक है, वो हम वहीं देख लेंगे। तो पहली बात आपको पता होनी चाहिए, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? वो की थी रॉबर्ट हुक ने। करी थी? नहीं भाई, रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी थी, ये की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। सेल की डिस्कवरी पहले की थी रॉबर्ट हुक ने, और किस में की थी? डेड सेल में की थी कि पॉन्ड वाटर में की थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। और पॉन्ड वाटर में किसने की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और सेकंड चीज़ क्या है, अब इनकी देख लेते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, सॉसेज शेप का होता है। एटीपी जो एनर्जी करेंसी होती है उसकी फॉर्मेशन में हेल्प होता है। लाइसोसोम को हम बोलते हैं सुसाइड बैग ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है। राइबोसोम जो होते हैं ये प्रोटीन की सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं, ये पता होना चाहिए। और वैक्यूल जो होते हैं ये टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं सेल को। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? सेल मेम्ब्रेन शेप देती है, ठीक है, प्लस ये सेलेक्टिवली परमेबल होती है, मतलब कि हर चीज़ को नहीं आने देती, कुछ कुछ चीज़ों को ही परमिट मिलता है, ठीक है। ये बनती है 50% लिपिड से और 50% प्रोटीन से, ये भी चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। गोल्गी एपरेटस की बात कर लें तो ये कैमिलियो गोल्गी ने डिस्कवर किया था, ये आपको पता होना चाहिए, उनके नाम पे है ये चीज़ है। और ये करता क्या है, ये पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग के यूज़ हेल्प करता है, पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल, ठीक है। स्मूथ जो है
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हेल्प करता है आपके फैट्स एंड लिपिड के फॉर्मेशन में, फैट्स एंड लिपिड के सिंथेसाइज करता है। प्रोटीन कौन करता है? प्रोटीन करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका पार्ट है राइबोसोम, ठीक है, वो करता है। और साथ साथ ये क्या करता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? इतनी चीज़ आपको देखनी है। और हम जो भूल गए वो है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम आपको पता होना चाहिए कि इनको जो डिस्कवर किया था वो किया था टी बॉवेरी ने 1858 में, शायद से 88 में किया था। ठीक है, और ये किस में हेल्प करता है? ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। साथ साथ न्यूक्लियस जो है मैंने बता दिया, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, लेकिन ये बनता है डीएनए और प्रोटीन से मिलके। वो प्रोटीन कौन सा होता है? तो उसका प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। याद रहेगा, ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बातें अभी याद रखनी है, फिर जैसे जैसे हम गहराई में घुसेंगे वैसे वैसे हम बात करेंगे। हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम सेल की। सेल को किसने डिस्कवर किया था? ठीक है, कॉर्क में किसने किया था? पॉन्ड वाटर में किसने किया था? ठीक है, कॉर्क वाला डेड सेल था, पॉन्ड वाटर वाला लिविंग सेल था। ठीक है, ये दो बंदों ने किया था, ये पता होना चाहिए। ये रॉबर्ट, चलो मैं बता देता हूँ, रॉबर्ट हुक ने किया था ये। ठीक है, और सेल की थ्योरी किसने दी थी? जिसको ओमनियस सेलुला ऐसे करके कुछ नाम है उसका, वो आपको पता होना चाहिए। ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम आगे सेशन में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो, जो कि आने वाले हैं, पक्की बात है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। द कॉज ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बिटवीन टू रिएक्टेंट्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू प्रोडक्ट्स, ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रॉन बिटवीन टू रिएक्टेंट्स एंड ट्रांसफर ऑफ हेलोजेंस बिटवीन टू रिएक्टेंट्स। आपको पता है रिडॉक्स रिएक्शन कौन सा होता है? वो होता है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो। जैसे कि आप ले लो इसको। ठीक है, आपको पता है जिंक जो है हमारा हाईली रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक जो भैया है वो लात मार के कॉपर को भगा देगा और खुद चिपक जाएगा, ऐसा फोर्स है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जिंक के पास जो ट्रांजिशन स्टेट थी 0 थी, यहाँ पे उसके पास कितनी होगी? +2 होगी भाई। ठीक है, तो ये हो गई, ये ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अब देखो जिंक कॉपर की यहाँ पर 2 थी, +2, यहाँ पहुँच के उसकी 0 होगी। ये क्या है? ये इसकी स्टेट है, तो रिडक्शन स्टेट, ये रिडक्शन हो गया, 2 से 0 हो गई। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो क्या सीखा आपने कि रिडॉक्स रिएक्शन वो होता है जहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बिटवीन टू रिएक्टेंट्स। ये रिएक्टेंट्स हैं, इधर वालों को रिएक्टेंट्स बोलते हैं और इधर वालों को प्रोडक्ट बोलते हैं। ये तो आपको पता ही होगा भाई मेरे, प्रोडक्ट। ठीक, तो ये होता है रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं। बढ़ते हैं आगे। सांकेन इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश बाय पीपल ऑफ विच फॉलोइंग रिलीजियस। तो कौन सा रिलीजन है आपको पता होना चाहिए। सांकेन हो गया, ठीक है, और कौन कौन से फेस्टिवल हैं? इनको कौन सी कम्युनिटी? बुद्धिस्ट कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है। ठीक है, जैसे नोंगक्रेम हो गया, सांकेन हो गया, लूसांग करके है, लूसुंग है ना। ये जो फेस्टिवल हैं ये सब बुद्धिस्ट कम्युनिटी। और अरुणाचल प्रदेश में आपको ये यहाँ पर एक हिंट दे रखी है आपको, तो समझ जाना चाहिए। अब जब हम बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम गौतम बुद्ध को कैसे बोल सकते हैं? उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, पहली चीज़ इनको बोला जाता है लाइट ऑफ एशिया, ये चीज़ याद होनी चाहिए। सेकंड चीज़, इनका जन्म कब हुआ, बर्थ, तो वो हुआ था 623, कहीं कहीं पे 563 रखा है BC, बिफोर क्राइस्ट। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में, लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ। डेथ कहाँ पे हुई थी? डेथ हुई थी 483 BC में। कहाँ? अपने यूपी में, कुशीनारा यूपी में, कुशीनारा यूपी में इनका डेथ हुआ। ठीक है, इनके फादर के बारे में बहुत पूछते हैं। फादर का नाम था इनका शुद्धोधन,
शुद्धोधन, शुद्धोधन जो कि बिलोंग करते थे शाक्य क्लैन से, ये आपको पता होना चाहिए, ये पूछता है। इनकी मम्मी का नाम था मदर, मम्मी लिखने वाला था बताओ मैं, मदर का नाम था महामाया, ठीक है, जो कि कोलिया क्लैन से बिलोंग करती थी। अब जिनकी ये मम्मी थी उनकी डेथ हो गई थी जब पैदा होती, जो 7th डे था उस दिन इनकी डेथ हो गई थी। तो इनको पाला था इनकी क्या बोलते हैं आंटी जी ने, ठीक है, मौसी ने, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी। और आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो महाप्रजापति गौतमी हैं यही जो हैं आगे चल के गौतम बुद्ध की पहली भिक्खुनी बनती हैं, फर्स्ट भिक्खुनी, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं कि इनकी वाइफ का नाम क्या था, वाइफ का नाम क्या था, बेटे का नाम क्या था, वाइफ का नाम और सन का नाम। तो वाइफ का नाम था यशोधरा, बेटे का नाम था राहुल, और इन्होंने घर कब छोड़ा था, लेफ्ट हाउस, तो वो छोड़ा था 29 की एज में, ठीक है। और महावीर ने कब छोड़ा था ये भी आप मुझे बताएंगे। इनके टीचर के नाम को भी आपको याद करना है, तो वो थे अलारा कल्मा, अलारा कल्मा और उद्रक रामपुत्रा, उद्रक रामपुत्रा। उसके बाद इनको एनलाइटनमेंट कहाँ हुई, एनलाइटनमेंट वो हुई उरुवेला बोधगया में, उरुवेला बोधगया में। रिवर पूछता है कि कौन से, बोधगया जो है वो कौन से रिवर के नीचे स्थित है, तो वो है निरंजन रिवर, निरंजन अरे यार, निरंजन रिवर, ठीक है। फर्स्ट सरमन कहाँ दिया था इन्होंने, उपदेश कहाँ दिया था, तो वो दिया था सारनाथ वाराणसी में, सारनाथ वाराणसी में, ये आपको पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए, और आपको पता है गौतम बुद्ध के जितने भी ये चीज़ें हैं इनको एक सिंबल से डिनोट किया जाता है, वो सिंबल आपको पता होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एनलाइटनमेंट इनको दिखाया जाता है बोधि ट्री से, ठीक है। फर्स्ट सरमन जो है वो व्हील से दिखाते हैं, क्या बोलते हैं इनको, ठीक है। और लेफ्ट हाउस जो है वो दिखाते हैं हॉर्स से, ठीक है। बर्थ किससे दिखाते हैं, बर्थ और डेथ किससे दिखाते हैं, तो बर्थ दिखाते हैं लोटस से और डेथ दिखाते हैं स्टूपा से, लोटस स्टूपा, स्टूपा से दिखाते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। साथ साथ 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पहली हुई थी 483 BC में, करवाई किसने थी, हम याद करते हैं एके से, एके ए से अजातशत्रु, के से कालाशोक, ए से अशोक, के से कनिष्क, ठीक है। कहाँ कहाँ हुई थी, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, कश्मीर, ठीक है। और चेयरमैन कौन कौन थे, महाकश्यप थे, शब्बकर्मी थे, मुगलीपुत्ता, तिस्सा थे, वासुमित्र थे, ठीक है। जो 72 AD में हुई थी फोर्थ वाली, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसने बुद्धिज़्म को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, बोलते हैं उसको हीनयान और क्या बोलते हैं, हीनयान और महायान, ठीक ठीक। अब ये 2 पार्ट क्या हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। जो हीनयान वाले लोग हैं वो आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते, नो आइडल वर्शिप, ठीक है। पाली लैंग्वेज इनकी कॉमन लैंग्वेज है, और हीनयान को बोलते हैं लोअर वाइकल से, और महायान को बोलते हैं हायर वाइकल, याद रहेगा, हायर वाइकल। और ये आइडल वर्शिप में बिलीव करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हीनयान जो है, हीनयान जो है वो इंडोनेशिया साइड मतलब प्रचलित है, और महायान का एग्जाम्पल है चाइना, जापान हो गया, ठीक है। ऐसे एक और यान है जो वेस्ट बंगाल में फेमस है, आप
वेस्ट बंगाल साइड फेमस है, आप उसका नाम मुझे बताएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। विच ग्रुप ऑफ पीपल विल बी बेनिफिटेड बाय द मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना अप्रूव्ड बाय हिमाचल प्रदेश। अब देखो, मैं आपको रियलिटी बताऊं तो ये चीज़ मुझे भी नहीं पता थी भाई, ये किसके लिए है, क्योंकि स्कीम्स तो भाई कितनी सारी हैं, कहाँ तक याद करोगे। ये मैंने देखा, मैंने थोड़ा ध्यान से पढ़ा इसको, मैंने 2 बार पढ़ा। तो एक ये मैंने देखा, मुख्यमंत्री सुख, सुख और आश्रय। तो आश्रय आप किसको दोगे भाई, वो ऑर्फन्स को दोगे और बुढ़े लोगों को दोगे, स्पेशली एबल्ड पीपल या डेस्टिट्यूट वुमन या सीनियर सिटीजन। तो ये इस तरह से मैंने इसको किया। फिर मैंने देखा कि फिर मैंने ढूंढा इस स्कीम के बारे में, तो मुझे पता चला कि इस टाइम पे जो सीएम थे वो थे सुखविंदर सिंह, जिनके अंडर ये स्कीम आई। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द एम ऑफ पीएम उज्ज्वला 2.0 योजना लॉन्च इन अगस्त 2021। ठीक है, तो उज्ज्वल 2.0 तो हमें पता है, लेकिन अगर हम बात करें उज्ज्वल 1.0 की, ठीक है, तो वो कब आई, तो वो आई थी 2016 में। ठीक है, उसका एम क्या था, उसका एम था एलपीजी के कनेक्शन देना 5 करोड़ वुमेन को जो बीपीएल हाउस होल्ड से हैं। ठीक है, और इसका जो टारगेट था वो था कि 2021-22 तक हमें 1 करोड़ कनेक्शन करना है। ठीक है, तो कितना है, ये करना था हमें 10 मिलियन, ये हमारा आंसर है। ऐसी ही एक स्कीम आई थी, अब पता होगी, पीएम विश्वकर्मा, विश्वकर्मा, जो मोदी जी ने अपने बर्थडे पे लॉन्च की थी। ठीक है, 13,000 करोड़ का ये इसमें निवेश हुआ था 2023 से 24 से, इसका टारगेट था 2027-28 तक। किन के लिए थी ये, आर्टिजन्स लोगों के लिए थी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, एमजी म्यूजिक अवार्ड इज प्रेजेंटेड एनुअली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो एमजी अवार्ड जो है वो कौन देता है, एमजी का मतलब है यहाँ पे म्यूजिशियन गिल्ड, म्यूजिशियन गिल्ड। ठीक है, म्यूजिक अवार्ड तो कौन सा देता है, ये देता है नागपुर। ठीक है, पहली बार कब स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 2021 में। इसका एम है, इस अवार्ड का एम ये है कि भाई नॉर्थ ईस्ट के जो टैलेंट हैं म्यूज़िक में उसको रिकग्नाइज़ किया जाए, उसको सेलिब्रेट किया जाए। सेम तरह के एक अवार्ड है कालिदास सम्मान अवार्ड। ठीक है, इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। कालिदास सम्मान अवार्ड जो है ये 4 फील्ड में मिलता है। किसमें, क्लासिकल म्यूज़िक में, क्लासिकल डांस में, थिएटर में और विजुअल आर्ट्स में, इन 4 चीज़ों में मिलता है। कौन देता है, एमपी गवर्नमेंट देती है। पहली बार कब दिया था, पहली बार 1980 में दिया था। किसको मिला था, तो ये मिला था 2 बंदों को, जिनका नाम है श्रीनिवास अय्यर और मल्लिकार्जुन मंसूर। ये आपको पता होनी चाहिए, ये इतनी सी बात। ठीक है, क्योंकि कालिदास सम्मान पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं अपने 24th क्वेश्चन पे। इफ़ द एसेट ऑफ अ बैंक आर ग्रेटर देन लाइबिलिटीज देन इट विल बी रिकॉर्डेड एज। क्वेश्चन समझो, जो एसेट हैं, जो प्रॉफिट्स हैं वो ग्रेटर हैं लाइबिलिटीज़ से। लाइबिलिटीज़ मतलब कि जो क्या बोलते हैं आपके, जैसे लोन हो गए, मॉर्टेजेस, एसेट। अच्छा, मैं आपको भी बताता हूँ एसेट क्या होता है। एसेट होते हैं आपके जिनसे आपको प्रॉफिट हो, जैसे रियल एस्टेट या इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है जो आपको लाभ देंगे। ठीक है, व्हीकल्स हैं आपके पास। ठीक है, लाइबिलिटीज़ क्या होती है, जिनकी वजह से आप बंधित हैं, जैसे लोन हो गया आपको चुकाना है, मॉर्टेजेस हो गए। ठीक है, अगर ये ज़्यादा हैं लाइबिलिटी से तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे भाई नेटवर्थ। आपकी नेटवर्थ कितनी है, तो नेटवर्थ का मतलब क्या हो गया, नेटवर्थ का मतलब हो गया ओवरऑल वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल, आपकी, कंपनी की या कोई और एंटिटी हो उसकी। तो इसको निकालते कैसे, निकालते हैं टोटल लाइबिलिटी माइनस कर दो टोटल एसेट, इस तरह से इसको निकालते हैं।
ठीक है, ये चीज़, इतनी चीज़ याद रहेगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे बैंक की बात कर रहे हैं तो हम एक बार जो है अपने इंडिया का बैंकिंग सिस्टम देख लेते हैं। तो हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है उसका जो सेंट्रल मेन बैंक है वो है आरबीआई, जिसको गवर्न करता है। इसको बांट रखा है 4 पार्ट्स में। एक को बोलते हैं कमर्शियल, ठीक है, कोऑपरेटिव, डेवलपमेंट, पेमेंट बैंक। ठीक है, कमर्शियल बैंक जो होता है वो 2 तरह के होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर में एसबीआई आ गया या नेशनलाइज्ड बैंक कोई है वो आ गया। प्राइवेट में इंडियन और फॉरेन आ गए। कोऑपरेटिव में जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म क्रेडिट और लॉन्ग टर्म क्रेडिट। ठीक है, कोऑपरेटिव सहयोगी बैंक जो होता है वो एग्रीकल्चर पे और अर्बन पे दोनों पे होगा। आपने देखा होगा जैसे हरे रंग का, इनका हरे रंग का सिंबल होता है, मतलब आप देखोगे कोई गांव साइड में बैंक जो है हरे रंग से, हरे रंग उनको पेंट कर रखा होता है, लिखा होता है कोऑपरेटिव बैंक, वो है। डेवलपमेंट बैंक जो होते हैं, जो एक होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट जिसको जिसको गवर्न करती है एक्सिम, और एक होता है एग्रीकल्चर जिसको गवर्न करती है नाबार्ड। ठीक है, इंडस्ट्रियल होती है जिनको हम जैसे आईसीआईसीआई हो गया, सिडबी हो गया, ठीक है, आईडीबीआई हो गया, ये सब इसको इसके एग्जांपल्स हैं। एक होता है पेमेंट बैंक्स। ठीक है, तो ये इस तरह से ये सिस्टम चलता है अपने इंडिया में। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बैंकिंग स्ट्रक्चर एक बार दिमाग में घुसा लीजिए, बिकॉज अगली बार जब हैं तब हम नाबार्ड की बात करने वाले हैं, हम आरबीआई की बात करने वाले हैं, हम आरबी की बात करने, रूरल बैंक की बात करने वाले हैं, एसबीआई की बैंक की बात करने वाले हैं। ठीक है, सिडबी वगैरह की बात करने वाले हैं, इन सब की हम बात करने वाले हैं। तो उससे पहले आपको एक बार बेसिक आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई जो है वो सेंट्रल बॉडी है और वो जो है गवर्न करती है बाकी बैंक्स को। वो ये बाकी बैंक्स को लोन देती है, बाकी बैंक्स को गवर्न करती है और रूल्स एंड रेगुलेशन भी वही बनाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी बैंक होते हैं वो करेंसी क्रिएशन का भी काम करते हैं, लेकिन 1 रुपये का सिक्का, जो सिक्के होते हैं वो इंडियन गवर्नमेंट बनाती है। बाकी जो नोट होते हैं 100, 500, 1000, 2000 के, वो सब जो है वो बैंक बनाती है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि क्या बोलते हैं, जो प्रिंटिंग इंक होती है, जो पेपर होती है, जो पेपर होता है नोट वाला, वो इंडिया के किस क्षेत्र में मिलता है या फिर बैंक वहाँ से लेती है, कौन सा सेंटर है, कौन सा हब है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो थोड़ा सा सर्च आप खुद कर लीजिएगा, नहीं होगा तो फिर मैं अगली क्लास में पक्का आपको बता दूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, जो कि रहने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत वॉज रीऑर्गेनाइज बाय बलबन। अब बलबन कौन सा जो है डिपार्टमेंट लेके आया है? पहली बात, बलबन के बारे में हमें पता है, लास्ट रूलर था। ठीक है, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आ गई थी, अलाउद्दीन खिलजी वाली। ठीक है, अब बलबन ने आयरन एंड ब्लड पॉलिसी लेके आया था। ठीक है, इसने ही सजदा पैबोस यूज क्या बोलते हैं, पैबोस स्टार्ट किया कि अगर राजा निकले तो आप सजदा करो, पैबोस करो, मतलब कि सर झुका के या फिर हाथ चूमो, वैसा टाइप का, पैर चूमो, वैसा वाला सिस्टम जो लेके आया था वो ये लेके आया था। साथ में इसने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया था दीवाने अर्ज के नाम से। कौन सा डिपार्टमेंट? मिलिट्री डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया था। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बलबन के बारे में कुछ इतनी चीज़ें पूछी जाती हैं ज़्यादा। और क्या पूछा जाता है और तो भी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा फिलहाल, तो मैं आपको बता दूंगा। तो दीवाने इश्तियाक, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं था दिल्ली सल्तनत में। रिसालत जो था, रिसालत का मतलब होता है रिलीजियस अफेयर, रिलीजियस अफेयर। और ये मुक्त खराज का मतलब होता है एरियर्स, टू रिलीज एरियर्स, एरियर्स वाला डिपार्टमेंट। तो ये किस किसने स्टैब्लिश किया था ये मैं आपको बता देता हूँ। तो रिसालत जो है, रिलीजियस अफेयर जो है, ये किया था ऐबक ने। ठीक है, एरियर्स जो है वो किया था अलाउद्दीन ने। और अलाउद्दीन ने एक और डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया था, वो क्या है, दीवाने रियासत। रिसालत नहीं, रियासत। रियासत मतलब कॉमर्स का। आपको पता है कि ये मार्केट रिफॉर्म्स के लिए जाना था अलाउद्दीन, तो उसने ये किया था। साथ साथ आपको और डिपार्टमेंट याद होने चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। आगे लिख लेते हैं हम, जैसे कि दीवान ए, आगे मान लो सब में होगा। ठीक है, तो एक है बंदगान,
और खैरात, दीवानी खैरात, इसी में मान लो। फिर दीवानी कोही, ये किसने किया था? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो दीवाने बंदगां और खैरात किया था FST ने, फिरोज शाह तुगलक ने। कोही किया था MBT ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और साथ साथ आपको शाहजहाँ के भी पता होना चाहिए। शाहजहाँ ने कौन सा किया था? तो दीवाने आम और दीवाने खास, ये किसने किया था? ये किया था शाहजहाँ ने। ये आपको पता होना चाहिए। तो इतना चीज़ आपको बेसिक पता होनी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अच्छा, ये था कि लास्ट लेक्चर में मैं आपको बताना भूल गया था, या फिर मुझे याद नहीं आया था कि इनके नाम क्या क्या हैं। हम इंडस सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मैं कुछ गलती करूँगा, कुछ मैं चीज़ भूलूँगा, तो मैं आगे चल के उसको ज़रूर बताऊँगा। तो ये है हमारा इंडस सिस्टम, ठीक है। इसमें मैं उनके पुराने नाम बताना भूल गया था। जैसे इंडस को बोलते हैं सिंधु, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। सतलज को बोलते हैं शतुद्री, शतुद्री। बियास को बोलते हैं बिपाशा, और बाकी इनके नाम मैं भूल गया था। तो झेलम को बोलते हैं वितास्ता, याद रहेगा। चिनाब को बोलते हैं, चिनाब को यहीं लिख देता हूँ मैं, अस्किनी, ठीक है। रवि को बोलते हैं पुरुषनी, पुरुषनी, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। और एक सरस्वती होती है, उनको सरस्वती को सरस्वती ही बोलते हैं, ये चीज़ है। और क्या चीज़ है, और मैं आपको और थोड़ा एक्स्ट्रा बता देता हूँ। जैसे कि इंडस जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? तो इंडस जो है वो स्टार्ट होती है, ये पॉइंट को बोलते हैं भोकार्चू ग्लेशियर, भोकार्चू ग्लेशियर। यहीं पे है लेक मानसरोवर पास में, लेक मानसरोवर यहीं पे है, ठीक है। ये सतलज, सतलज आती है, सतलज कहाँ से स्टार्ट होती है? सतलज होती है आपकी राकस ताल से, यहाँ पे है राकस ताल, और ये इंडिया में एंटर करती है शिपकिला पास से, यहाँ पे है शिपकिला पास, याद रहेगा। जो झेलम है ये स्टार्ट होती है वैरीनाग से, ठीक है, ये इतना याद होना चाहिए। और रावी और ब्यास, ये दोनों जो हैं, ये जिस पास से एंटर करती हैं उसको बोलते हैं रोहतांग पास, रोहतांग। और जो चेनाब है वो जिस पास से आती है उसको बोलते हैं बारालाचला, बारालाचला, इतना पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, चेनाब, रावी और ब्यास, चेनाब, रावी और ब्यास, ये सतलज को मिलती है यहाँ पे, दिख रही है आपको मिलते हुए। ये कहाँ है? ये है हारी के नाम की जगह पे, हारी के, ठीक है। साथ में ये सब इंडस से मिलती है यहाँ पे, इसको बोलते हैं मिठानकोट, पाकिस्तान में। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इतनी मैंने बताई थी। साथ साथ अब देखो, ये यहाँ पे हिमालय माउंटेन है, तो हिमालय माउंटेन का पुराना नाम क्या था वो भी मैं बता देता हूँ। हिमालय और हिंदू कुश दोनों को बता देता हूँ, जब मुझे याद आ गया थोड़ा सा तो इसको भी बता देता हूँ मैं। हिमालय का पुराना नाम था हिमवंत, और हिंदू कुश को बोलते थे अमुजवंत, अमुंजवंत, वत, अमुंजवत या अमुंजवंत बोलते थे, ठीक है। तो ये था पूरा इंडस सिस्टम का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो यहीं पे हमारा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। आशा है आपको पसंद आया होगा, ठीक है। और कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने थोड़ी मिस करी हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आने वाले लेक्चर्स में मैं उनका जिक्र ज़रूर करूँगा। अंत लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, एंड ख़त्म करते हैं। राधे राधे सभी को।